कैंडिडेट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कोस्ट गार्ड का फॉर्म आ चुका है नाविक जीडी, नाविक डीवी, यांत्रिक और दूसरी ब्रांचों के लिए। तो आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करना है आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं, ये कोस्ट गार्ड की वेबसाइट है जो cdac.in ने डिजाइन की है। अभी तक आपकी जो फॉर्म फिलिंग होती थी वो gov.in पर होती थी कोस्ट गार्ड की साइट पर, लेकिन अब आपकी cdac.in पर फॉर्म की फिलिंग होने वाली है। इसकी जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। तो जैसे आप लिंक में क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस पेज में पहुंचने के बाद यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा जा रहा है। यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूं, आपका अभी कोई भी ईमेल और कोई भी पासवर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये वेबसाइट पहली बार डिजाइन की गई है। तो ये इसमें अभी किसी का भी अकाउंट नहीं होगा। मेक श्योर, अभी मैं मानता हूं कि आपने इसमें अकाउंट नहीं बनाया होगा। तो आपको करना क्या है, आपको जनरली जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद आपको ऑप्शन ये दिख रहा है क्रिएट अकाउंट का, आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, आपको ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट अकाउंट का, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। सबसे पहले यहां पर आपको अपना नेम फिल करना है, और नेम वही भरना है जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में फिलअप है। ठीक है, नेम आपको भरना है, और नेम में आपको कभी भी मिस्टर या मिसेज इस तरीके से नहीं लगाना है, तो मिस्टर मिसेज मत लगाइएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपको अपने फादर्स का नेम फिलअप करना है, जो भी आपके फादर्स का नाम हो। उसके बाद आपको मदर्स का नेम यहाँ फिलअप करना है। फिर उसके बाद आपको नेशनलिटी मेक श्योर इंडियन ही होगी, तो आपको इंडियन पे टिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इंडियन पे टिक कर देंगे, फिर उसके बाद जेंडर आपको मेल चूज करना है, क्योंकि मेल के लिए फॉर्म फिलिंग होने वाली है। आगे बात करते हैं ईमेल आईडी की, तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालिएगा, और वही जो ईमेल आईडी जो आपने यहाँ ऊपर डाली है, यहाँ पर आपको कंफर्म ईमेल आईडी में वही डालनी है। ठीक है, दूसरी मत डालिएगा, दोनों ईमेल आईडी सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, द ईमेल आईडी प्रोफाइल कैन नॉट बी चेंज फर्दर, सो प्लीज यूज वर्किंग ईमेल आईडी। देखिए, लिखा है कि जो आपकी ईमेल आईडी है ये बाद में बदली नहीं जा सकती, चेंज नहीं की जा सकती। तो वो ईमेल आईडी डालिएगा जो आपको बदलनी ना हो, जो चेंज ना करनी हो, जिससे आपको आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। जैसे आप मोबाइल नंबर पर एंटर करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे टिक कर देना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी वाला कॉलम दिख रहा है, इस पे करेंगे आप टिक, तो आपको ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी आएगा। आपको कितने ओटीपी आएंगे? 2 ओटीपी आएंगे, एक मेल पर आएगा और दूसरा एसएमएस पर। दोनों ओटीपी जैसे आप सबमिट कर देंगे, फिर इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है आगे। देख सकते हैं, मैंने आपको रजिस्ट्रेशन तक पूरा प्रोसेस समझा दिया कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, यहां तक देखिए मैंने आपको बता दिया था, कैप्चा तक मैंने आपको बता दिया था, कैप्चा डाल देना। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो पॉइंट 13 तक आपको मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर्म फिलिंग करने में। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में क्या है, यहां पर देखिए आपको क्या होगा, आपके मेल में या आपके मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड भेजा जाएगा। देखिए लिखा है साइनिंग विद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड जनरेटेड सिस्टम पासवर्ड रिसीव्ड ऑन ईमेल आईडी। तो आपके एक ईमेल आईडी में वो लोग आपको एक पासवर्ड भेजेंगे। ठीक है, वो आपका जो पासवर्ड होगा वो बेसिक पासवर्ड होगा, वो आपको टाइम पे चेंज करना है। मतलब टाइम पे चेंज करने का मतलब आपको अपनी ईमेल आईडी आपने डाल दी। ठीक है, जैसे ये वाला पेज खुलेगा, मैं आपको दिखा देता हूं। फिर आपको ये आपने जो अभी मैंने आपको पहले पेज खोल के दिखाया था, इससे पहले वाला जिसमें आपको लॉगिन वगैरह का पेज आ रहा था ना, उसमें अभी थोड़ी वेबसाइट जो है थोड़ी लोड ज्यादा है, इस वजह से थोड़ी स्लो चल रही है। यहां पर आपको देखिए अब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब आपको इसमें अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद आपसे पासवर्ड जो है ये आपको एक आएगा। कहां पर पासवर्ड आएगा? आपकी ईमेल आईडी में। यहां पर आपको पासवर्ड डाल देना। जैसे आप पासवर्ड डाल देंगे, फिर इसके बाद आपसे वो क्या कहेगा, पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा। फिर आपको अपना एक पर्सनल पासवर्ड बनाना है। ध्यान रखिए, पासवर्ड 2 तरीके के होंगे। पहला पासवर्ड वो होगा जो आपको ईमेल आईडी में भेजा जाएगा, जो आपको पहली बार लॉगिन करने में डालना है। उसके बाद आपसे पासवर्ड चेंज करने के लिए कहा जाएगा, आपको फिर पासवर्ड चेंज करके अपना एक पासवर्ड बनाना है। ठीक है, तो पासवर्ड ऐसा बनाइएगा जिसमें सारे मतलब कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, नंबर भी हो और कोई स्पेशल सिंबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पासवर्ड बनाइएगा, थोड़ा स्ट्रांग पासवर्ड। इसके बाद देखिए आपके सामने इंस्ट्रक्शन के पेज होंगे, तो आप उसको बढ़ जाइएगा आगे, उसमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर उसके बाद आपसे आगे की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। जैसे आपकी मार्शियल स्टेटस पूछी जाएगी, तो आपको वहां पर अनमैरिड ट्रिक करना है। फिर इसके बाद आपको एक ईमेल आईडी सेकेंडरी जरूर डाल दीजिएगा, कि मान लीजिए आप
सेकेंडरी ईमेल ये रहेगा फायदा आपको कि मान लीजिए आपकी प्राइमरी ईमेल जो है वो आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं या वो अभी थोड़ी देर के लिए लॉग आउट हो गई या कोई प्रॉब्लम है, तो सेकेंडरी ईमेल से आपको मतलब आपकी ज्वाइनिंग के लिए कोई इन्फॉर्मेशन, जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो सेकेंडरी ईमेल जरूर डाल दीजिएगा और कोशिश करिएगा अल्टरनेट मोबाइल नंबर में अपने मम्मी का नाम, पापा का, सॉरी नाम मैं बोल रहा हूँ, मोबाइल नंबर अपने मदर, फादर, ब्रदर जो भी हो तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी जरूर दे दीजिएगा। क्योंकि देखिए कभी कभी होता है, अब आपको मालूम है इनकमिंग वाला सिस्टम हो गया है, तो जिस वजह से क्या होता है कि आपने अगर टाइम पे अपने जो आपका मोबाइल नंबर आपने जो पहले दिया था रजिस्ट्रेशन के समय, मान लीजिए उसमें रिचार्ज नहीं है और आपका मान लीजिए ज्वाइनिंग लेटर कुछ भी इशू होता है बाद में, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी सकती है। अगर आप प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर जरूर दे दीजिएगा। खैर ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी देना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्म आप भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। आधार नंबर यहाँ पर ऑप्शनल है लेकिन आप दे दीजिएगा, आपकी ऑथेंटिकिंग हो जाएगी पूरी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद फोटो आईडी कार्ड में आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से आपके पास जो चीज़ है आपको वहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, जो आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया, मान लीजिए आपने आधार कार्ड सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर दोबारा फिर से डालना पड़ेगा, लिखा ओनली टाइपिंग अलाउड, तो यहाँ पर आपको फिर से अपना आधार कार्ड नंबर दोबारा डालना पड़ेगा। ये अच्छी चीज़ है, कोस्ट गार्ड की वेबसाइट में देखने को मिल रही है कि वो लोग कंफर्म करके मतलब दोबारा से व्यू आपको डलवा रहे हैं, जिससे मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपने एक बार सही डाल दिया और दोबारा गलत डाल दिया तो तुरंत आपके पास एक एरर का मैसेज आ जाएगा कि दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर वो एक ही बार आधार नंबर या एक ही बार आपसे केवल इन्फॉर्मेशन लेंगे तो ये होगा कि मान लीजिए गलती से आपसे बाय मिस्टेक गलत टाइप हो गया तो आपका फिर फॉर्म फिलिंग मिस्टेक हो जाएगा और आप ज्वाइनिंग वाले समय में बाहर किए जा सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज है, यहाँ पर आपको आईडी मार्क डालना है, फिर उसके बाद आपकी कोई भी आईडी मार्क है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा आईडी मार्क, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन अगर आपकी कोई है बॉडी में, ये कंपलसरी है तो डालना भी जरूरी है, ठीक है। कोई भी आप डाल सकते हैं, मोल ऑन राइट चिक, जो भी जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब नहीं होगी, जहां भी आपको कोई लग रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वो है तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करनी है अपनी कैटेगरी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ मिलने वाला है, देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप हैं तो कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिलैक्सेशन मस्ट इंश्योर दैट ऑल सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड अर्लियर देन क्लोजिंग डेट। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा आप, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन एंड फीस वेवर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को कोई मतलब एज रिलैक्सेशन और फीस के लिए डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस को केवल ये है कि आपका मतलब क्या है, आपका थोड़ा कट ऑफ वगैरह शायद लो कर दिया जाए बाद में, बाकी इसमें आपको कोई खास रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है ईडब्ल्यूएस की। और आपको मैं बता देता हूं कि आपका जो फॉर्म होना चाहिए, देखिए लिखा हुआ है, ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है। कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिलैक्सेशन मस्ट इंश्योर दैट ऑल सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड अर्लियर देन क्लोजिंग डेट। जो आपका जैसे मान लीजिए जो आपको फॉर्म का लास्ट डेट है कोस्ट गार्ड का, उससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर अभी आपके पास डॉक्यूमेंट है या आपने बनवाने के लिए एप्लीकेबल कर दिया है तो लास्ट डेट तक आपका डॉक्यूमेंट बन जाना चाहिए फॉर्म के, ठीक है। अगर उसके बाद बना तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे, जैसे मैं बाहर हो गया था, ठीक है। तो ये कोशिश करिएगा कि अगर आपने अभी डॉक्यूमेंट बनने के लिए दिया हुआ है कहीं भी, ईडब्ल्यूएस का, डोमिसाइल का, कोई भी है, ठीक है, कोशिश क्या करना है आपको, पूरी कोशिश करिए कि उससे कह दीजिए जो भी बना रहा है आपका डॉक्यूमेंट कि फॉर्म की जो कोस्ट गार्ड की लास्ट डेट आप चेक कर लीजिएगा, जो भी लास्ट डेट हो उससे पहले पहले आप अपना फॉर्म उनसे कह दीजिएगा बना के दे, जैसे भी, नहीं तो आप ज्वाइनिंग में बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ कम्युनिटी। यहां पर आपको डालना है कि आपका कब सर्टिफिकेट बनकर तैयार हुआ था। डोमिसाइल वगैरह नहीं, मतलब ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी लगाए हैं उसकी आपको डेट डालनी है, ठीक है, कि आपने वो कब बनवाया था। यहां पर आपको डालना उसकी वैलिडिटी, आपका वो जो फॉर्म है उसकी वैलिडिटी कब तक है। देख सकते हैं लिखा नोट फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हुज कैटेगरी वैलिडिटी इज एक्सपायरिंग दे कैन अपलोड न्यू सर्टिफिकेट। अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए कहा जा रहा है, तो आपको नया सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। ये नहीं कि आपका एक्सपायर वाला वैलिड है। जैसे मान लीजिए कि आपका 1 जनवरी को एक्सपायर हो गया था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है, तो 1 जनवरी 2021 को, मान लीजिए आपका 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जनवरी 2021 तक है वैलिड, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उसको एक्सपायर वाला नहीं लगाना कि आप 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक था, अभी 4-5 दिन पहले एक्सपायर हुआ, वो फॉर्म वैलिड नहीं होगा। तो काफी चीजें भाई, इन सबको बहुत अच्छे ढंग से समझ लो, नहीं तो आपको फिर मिस्टेक हो जाएगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको अपना जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट वो अपलोड भी करना है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी सर्टिफिकेट हो गया, वो आपको अपलोड भी करना है और उसका फॉर्मेट भी आपको अवेलेबल करा दिया जाता है वेबसाइट पर, आप वहां से भी देख सकते हैं किस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। आगे बात करते हैं, आगे आपको डीओबी डालनी है, जो भी आपकी डीओबी हो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर, डेट ऑफ मंथ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सॉरी। उसके बाद आपको अपलोड डीओबी प्रूफ,
काफ़ी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, काफ़ी फॉर्म फिलिंग आप ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर एक मिस्टेक आपको काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यहाँ पर आपको डीओबी प्रूफ डालना है, तो डीओबी प्रूफ में आप मेरे हिसाब से आधार कार्ड या 10th की मार्कशीट भी डाल सकते हैं, ये दोनों डीओबी प्रूफ काम करते हैं। इसके बाद फॉर SC ST OBC कैंडिडेट ओनली, ठीक है। अगर आप SC ST OBC हैं, जनरल को छोड़ दीजिए, यहाँ पर जनरल वालों का कोई इसमें लेना देना नहीं है, तो आप एज रिलैक्सेशन का क्लेम करना है अगर आपको, तो आप यस करिए। अगर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो आप नो करिए, ठीक है। तो ज्यादातर लोग नो करने वाले हैं, हमको मालूम है, लेकिन अगर आप क्या है एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, मतलब आपका फॉर्म जो एज ओवर हो गई है, अगर आप एज रिलैक्सेशन के थ्रू फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे है फी वेवर क्लेम्ड। उसके बाद आपको अगर मान लीजिए आपकी फी जो है वो माफ हो रही है, फी उनकी माफ होगी किनकी, SC ST वालों की। तो SC ST वालों को अगर फीस माफ करनी है तो आपको यस कर देना है। बाकी अगर आप जनरल OBC से हैं तो आपकी फीस कोई नहीं माफ हो रही है, आपको इस पे यस नहीं करना, आपको इसमें क्या करना है, नो। बाकी SC ST वाले जरूर इस पे यस करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप कोई कहीं जॉब कर रहे हैं, सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप ICG पर्सनल गवर्नमेंट सेक्टर अनएम्प्लॉयड, तो यहाँ पर आपको सर्च मतलब सेलेक्ट करना है कि आप क्या हैं। तो यहाँ पर आप अनएम्प्लॉयड अगर आप डाल देंगे तो ज़्यादा हिसाब से मेरे हिसाब से सही रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको अनएम्प्लॉयड डालना है, ठीक है। लिखा है सेलेक्ट एम्प्लॉयड टाइप ICG पर्सनल गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर अनएम्प्लॉयड, तो अनएम्प्लॉयड आप डाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आर यू सर्विंग कोस्ट गार्ड पर्सनल, नो। सीधी सी बात है, आप कोस्ट गार्ड में सर्व नहीं कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। बाकी आप अगर सर्व कर रहे हैं तो यस करिए, बाकी मालूम है मुझे 99% लोग नो करने वाले हैं, ठीक है। इफ कैंडिडेट सेलेक्टेड सर्विंग ICG देन देखिए, अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना सर्विस नंबर वगैरह डालना है, अपनी यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन और अपना सर्विस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर डालना है। लेकिन अगर आप नो कर देंगे तो ये सब आपको डालने की जरूरत नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको ये सब डालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके बाद आपने अगर 10th आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप DB के लिए केवल अप्लाई करिएगा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12th है तो आप GD को अप्लाई करिएगा, ठीक है। DB का अगर आपने अप्लाई किया तो आपको DB देने वाला है, GD का अगर आपने अप्लाई किया तो GD प्लस DB आपको दोनों देने को मिलने वाले हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप एक बार फिर से सुन लीजिए, 10th वाले केवल DB अप्लाई करें, और जो 12th वाले हैं जिनकी क्वालिफिकेशन 12th है वो GD अप्लाई करें, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये जो है बीटेक वालों के लिए एंट्री है, तो ये उनको लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी क्वालिफिकेशन बीटेक वाली है, ठीक है। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, वही आप डाल दीजिएगा जो आपकी क्वालिफिकेशन है। हैव यू बीन सेलेक्ट डिक्लेयर्ड एज पास्ड इन क्लास 10th, स्वाभाविक सी बात है, आप फॉर्म भर रहे हैं तो इस पे यस करना है। इसके बाद सेलेक्ट एजुकेशन बोर्ड फ्रॉम द लिस्ट, वहां पर आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू इस तरीके से कॉलम बन के आएगा, उस पर आपको आपका बोर्ड दिख रहा होगा, वहां से आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड हो आपको वो सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। प्लीज सेलेक्ट इंडिकेट मार्क्स इन मार्कशीट एज पर परसेंटेज और ग्रेड CGPA, सेलेक्ट परसेंटेज और ग्रेड सिस्टम और CGPA। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने परसेंटेज जो है उनको फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना परसेंटेज भर दीजिएगा जो भी आपका परसेंटेज हो। इंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट डाल देना है कि आपके कितने सब्जेक्ट हैं। अगर आप 10th का डालना है तो 10th में आप अपने सब्जेक्ट डालिएगा, अगर आप 12th वाला डालना है तो 12th के जितने भी आपके सब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट डालना है। मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं तो आप 5 डालिए, 6 सब्जेक्ट है तो आपको 6 डालना है। इफ ग्रेड सिस्टम, CBSE बोर्ड वाले यस करेंगे, अगर आपका ग्रेड सिस्टम नहीं है तो आप इसको नो भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीगेट इन ग्रेड 10th, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 10th की क्वालिफिकेशन है, तो 12th वाले आप बिल्कुल मत भरिएगा, आपका 10th में जो भी क्वालिफिकेशन है आपको वहां पर भरनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ग्रेड डाल देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट परसेंटेज, आपको अपना सब्जेक्ट डाल देना है, परसेंटेज डाल देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एग्रीगेट डाल देना, एग्रीगेट में आपको परसेंटेज डालने। परसेंटेज देखिए लिखा हुआ है अप टू 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस तक अलाउड है, आपको कोई कुछ भी राउंड ऑफ नहीं करना। राउंड ऑफ का मतलब देखिए अगर लिखा है 6, 7, 8, 9, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए पॉइंट के बाद अगर इस तरीके से, ठीक है, पॉइंट के आगे मान लीजिए 98, 42 जो भी हो, तो आपको ये नहीं कि 6, 7, 8, 9 है तो आप इसको राउंड ऑफ करके 6, 7, 9 कर दीजिए, तो ये मत करिएगा, ठीक है। 6, 7, 9 मत करिएगा, 6, 7, 8 ही रहने दीजिएगा, ठीक है। इसको राउंड ऑफ मत करिएगा, राउंड ऑफ करना अलाउड नहीं है। आपको 3 डेसिमल तक आप अपने परसेंटेज भर सकते हैं। अपलोड कन्वर्जन फार्मूला, ये उनके लिए जो CGPA वाले हैं, तो ये CGPA वाले अपने कन्वर्जन फार्मूला के थ्रू आपको अपने परसेंटेज भरने हैं। अपलोड ग्रेड 10th मार्कशीट, यहाँ पर आपको आगे अपने 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डालना है, आपको 10th की मार्कशीट पे अपने सर्टिफिकेट नंबर दिख रहा होगा, वो डाल दीजिएगा। अपलोड ऑफ ग्रेड 10th सर्टिफिकेट एज इशू फ्रॉम बोर्ड,
ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया सर्टिफिकेट का इशू जो आपका ग्रेड है वो आपको डाल देना है। डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट, तो आपके पास अगर एडिशनल मार्कशीट है तो आप जरूर यस कर सकते हैं मेरे हिसाब से, बाकी आप नो कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली सीन नहीं होने वाला। डेट ऑफ इशू ऑफ मार्कशीट, बहुत चीजें मांगी जा रही है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मार्कशीट में देख लीजिएगा, आपकी मार्कशीट मान लीजिए जो भी डेट की हो आपको वो डाल देना है, ठीक है। आपके मार्कशीट में लिखा होगा कि मार्कशीट का किस दिन आपकी इशू हुई थी, जिस दिन आपकी मार्कशीट इशू हुई थी वो आपको डाल देनी है। इसी तरीके से सेम आपको 12th में करना है कि अपनी क्वालिफिकेशन यस कर देना है, फिर इसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, अपने परसेंटेज डालने सॉरी पहले सब्जेक्ट डालने, प्लीज इंडिकेट मार्क्स इंडिकेटेड इन मार्कशीट एज पर, यहाँ पर आपको अपने मार्क्स डालने हैं, ठीक है। मार्क्स डालने के बाद फिर आपको इंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, इंटर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डाल देने। फिर ग्रेड सिस्टम है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एग्रीगेटिंग ग्रेड 12th आपको अपने एग्रीगेट बताने, मतलब परसेंटेज बताने क्लास 12th के। फिल ऑल सब्जेक्ट विथ मार्क्स स्कोर्ड एज पर परसेंटेज, यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट बताने कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके, ठीक है। उसके बाद आपके फॉर्म इधर पूरा आपको जिस तरीके से 10th में डालना था, सर्टिफिकेट नंबर अपलोड आपको करनी थी, 12th की मार्कशीट 10th की मार्कशीट, तो सेम 10th का जैसे साथ था उधर ही आपको सेम 12th का भी आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा ले रखा है तो आपको यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है, कौन सी डिप्लोमा वाली आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, देखिए अब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, यहाँ पर अपना लैंडमार्क वगैरह डाल दीजिएगा। आपका अगर किसके पास है, मतलब कोई लैंडमार्क हो तो आप लैंडमार्क डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको कंट्री इंडिया स्टेट जो आपका वो डालना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना है, ठीक है। सब डिस्ट्रिक्ट ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ऑफिस डाल देना है, प्रेजेंट एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, तो यहाँ पर भी आपको अपनी वही इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपको घर का पूरा एड्रेस डाल देना है, ठीक है। तो आप प्रेजेंट एड्रेस है ये, बाकी ऊपर वाला क्या था, परमानेंट एड्रेस था, ठीक है। तो आपका अगर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप एक ही डाल सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों का सेम होगा तो सेम डालिएगा, नहीं तो अलग अलग है तो अलग अलग डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको बतानी है डोमिसाइल, तो डोमिसाइल आप देख सकते हैं, अगर आप यूपी स्टेट के हैं तो आपकी डोमिसाइल जो है यूपी की ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है कि ये आपके एग्जाम सेंटर्स हैं, यहाँ पर आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, ठीक है। एडिशनल डिटेल में आपको एनसीसी किए हुए हैं तो एनसीसी डालिए, नहीं तो एनसीसी का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सब जो है एडिशनल डिटेल है, आपको इनमें ज़्यादातर मैं आपको बता दूं आप नो करिएगा, यस करने का कोई भी इसमें फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये आप इधर भर दीजिएगा, इधर आपको नो करना है ज़्यादातर में, ठीक है। मैं आपको बता दूं आप नो कर दीजिएगा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको इसमें ज़्यादातर में आपको नो ही करना है, यस करने की आपको कोई खास जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसके बाद क्या है, आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। जो फोटो और साइन है 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना है, तो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आप अपलोड कर दीजिएगा। एयरफोर्स का जिस तरीके से फॉर्म फिलिंग होता है सेम है। इसके बाद आपको अपनी एग्जामिनेशन सिटी चूज करनी है, सेलेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी फॉर फेज 2। फेज 2 के लिए आपको अपनी एग्जामिनेशन सिटी चूज करनी है, तो आप दोनों के लिए सिटी चूज कर लीजिएगा। फिर आपका फॉर्म भर जाएगा और आपको लास्ट में पेमेंट कर देना है। मैं आपको पूरा एक प्रोसीजर वीडियो दिखा दूंगा किस तरीके से आपको भरना है, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, व्यू रिजल्ट, आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आपका फॉर्म जो है उसके बाद फिलअप हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जिनको आपको ध्यान रखना है। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही। अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कोई डाउट है पर्सनली तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।